Hello friends, welcome back to our initiative Legally Sarat. Our trust series part 1 has already been posted last week in addition to section 11 and 12 of the Income Tax Act. Now we will discuss in detail section 12 and 13 of the Income Tax Act, a very crucial section for claiming the exemption under 11 and 12. We hope you will provide the valuable feedback so that we can improve and help you all learning and decoding the law. So let's start friends with section 12 and section 13. So let's start with section 12. Section 12.1 of the Income Tax Act. It is very similar to the section 11 which we have discussed. I'm just repeating for the purpose of this section. Any voluntary contribution received by a trust created wholly or charitable or religious purposes or by an institution established wholly for such purpose, not being a contribution made with a specific direction that they shall form the part of the corpus of the trust or the institution, shall for the purpose of section 11 be deemed to be income derived from the property held under the trust wholly for charitable or religious purpose. ये सेक्शन 12.1 वही बात को रिपीट कर रहा है 11 सेक्शन की कि आपको कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलेगा जो कॉर्पस का पार्ट नहीं होगा वो आपकी ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी। एक रिपीटेशन है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 12.2 क्या कहता है? The value of any services being medical, educational, services made available by a charitable or religious trust running a hospital or a medical institution or an educational institution to any person to in clause A, B, C, C, D, E, section 13.3 shall be deemed to be the income of such trust or institution derived from the property held under the trust, meaning thereby अगर आपकी कोई ट्रस्ट है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें जो मेंबर्स हैं, जो ट्रस्टीज होते हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, वो कोई बेनिफिट लेते हैं, उन्होंने कोई सर्विसेज ली, फ्री एकोमोडेशन ले लिया, रेंट वहाँ पे हॉस्टल है उसका फ्री एकोमोडेशन ले लिया, या कोई मेडिकल की सर्विसेज ले ली, कोई इंटरेस्ट फ्री रेंट ले लिया, सस्ते सर्विसेज प्रोक्योर कर ली, तो वो मेडिकल सर्विसेज की वैल्यू डिटरमाइन करके वो भी ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी। जो कौन सी वैल्यू? जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है या वो अनरीजनेबल प्राइस पे, कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड किया गया। तो सेक्शन 12.1 एंड 12.2 दो ही सेक्शंस हैं सेक्शन 12 में। 12.1 रिपीटेशन है और 12.2 जो फ्री सर्विसेज और कंसेशनल रेट सर्विसेज पे आपकी इनकम को ऐड करने की प्रोविजन बताता है। नाउ सेक्शन 12.3 ये इतना रेलिवेंट नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। नाउ सेक्शन 13 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन को हम देखते हैं। ये सेक्शन ये फर्स्ट क्लॉज में ही बोलता है सेक्शन 11 शैल नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस। इसका फर्स्ट सेक्शन यही है कि सेक्शन 11 जो अभी हमने डिस्कस किया अपनी लास्ट वीडियो में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब वो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट नहीं मानी जाएगी। 85% का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर, वो आपको एग्जम्पशन ट्रस्ट के स्टेटस में नहीं देगा। क्या नहीं देगा? नथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन 11 और 12 शैल ऑपरेट सो एज टू एक्सक्लूड द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द पर्सन। आपको 11-12 में जो भी कंडीशंस बताई गई हैं वो नहीं एप्लीकेबल होंगी, आप नहीं यूज कर सकते हो उसको। कब नहीं यूज कर सकते हो? एनी पार्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट फॉर अ प्राइवेट रिलीजियस पर्पस। अगर आपने कोई ट्रस्ट बनाई जिसका मकसद है प्राइवेट रिलीजियस पर्पस को प्रमोट करना, एक हिंदू रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं या सिखिज्म को कर रहे हैं या जैनिज्म को कर रहे हैं और दूसरे कम्युनिटी के लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो वो प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट को प्रमोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स। दैट इज़ वाई वो सेक्शन 11 की चैरिटेबल ट्रस्ट की बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर सकता है। इन द केस
The trust, charitable purposes or a charitable institution created, established after the commencement of this act. Again, ये सेक्शन ये बोल रहा है कि अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, आप इनकम टैक्स एक्ट आने के बाद आप ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हो रहे हैं और आप काम कर रहे हैं किसके लिए, मतलब बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। ऊपर था प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, यहाँ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी है, अग्रवाल समिति बन गई, जैन कम्युनिटी बन गई। अगर आप सिर्फ उसी को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लॉज सी, अगेन ये रेलिवेंट नहीं है नॉर्मल प्रैक्टिस में, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं अभी। Now 13.2, this is the most important section in case of the trust. What this section says, ये सेक्शन ये बोलता है, ब्रीफली आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सेक्शन से पढ़ने से पहले, कि आपके जो बेनिफिशरीज हैं, जो ट्रस्टीज हैं, अगर वो कोई भी बेनिफिट ट्रस्ट से या इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, तो वो बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं और उस बेनिफिट को आप किसी और आदमी को देते हैं ट्रस्ट से, और जो अनरीजनेबलनेस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रस्ट की जमीन रेंट पे दे दी, जो ऐसे आदमी को जो ट्रस्ट से जिसका कोई बेनिफिशियरी से कोई रिलेशन नहीं है, आपने उसको तो दी 50,000 पर मंथ में, लेकिन यही लैंड का कुछ पोर्शन आपने ट्रस्टीज के किसी रिलेटिव को या ट्रस्ट को दे दिया और आपने उससे रेंट लिया नहीं, या लिया तो बहुत कंसेशनल लिया, तो उस केस में जो डिफरेंस है, whatever the difference is, that will be deemed as the income of the trust, और वो allow नहीं करा जाता। Without prejudice to the generality of the provision of clause C and clause D of 11 of this 13 subsection 1, the income of the property of the trust or institution or any part of such income property shall for the purpose of that clause be deemed to have been used for the applied benefit of the person referred to in subsection 3. 13 subsection 3 में आगे देखेंगे, वो आपको बताएगा कि कौन से पर्सन्स बेनिफिट के लिए माने जाते हैं, बट अभी हम मान लेते हैं कि वो बेनिफिशरीज और ट्रस्टीज हैं। अब इफ एनी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन continues to be lent or to any person referred to in subsection 3 for any period during the previous year without either adequate security or adequate interest, अगर आपने कोई भी ट्रस्ट की इनकम या प्रॉपर्टी लेंट कर दी, किसको, बेनिफिशरीज ऑफ ट्रस्टीज को या उनके रिलेटिव्स को, तो आपका जो इनएडिक्वेट सिक्योरिटी जो आपने उससे ली या इनएडिक्वेट इंटरेस्ट लिया, दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। If any land or building or property of the trust or institution continues to be made available for the use of any person referred in subsection 3 for any period during the previous year without charging the adequate rent or the compensation, आपने कोई प्रॉपर्टी दे दी और आपने उस पर adequate rent नहीं चार्ज किया, again that will be the income taxable under the trust income. If any income is paid by way of salary, allowances or otherwise during the previous year to any person referred to in this section out of the resources of the trust or institutional services rendered by that person to such trust or institution and the amounts so paid in excess of what may be reasonably paid for such services। बहुत सिंपल है, अगर आप किसी थर्ड आदमी को, थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं ट्रस्ट से, वो अमाउंट और जो आप ट्रस्टीज को बेनिफिट दे रहे हैं, अगर उसमें अनरीजनेबलनेस है, आपने जरूरत से ज्यादा दे दिया या जरूरत से कम ले लिया, तो दैट विल बी डीम्ड एज द इनकम ऑफ द ट्रस्ट। D point, if the services of the trust of the institution are made available to any person refer to this subsection 3 during the previous year without the adequate remuneration, आपने कोई स्कूल कॉलेज है आपका, आपने ट्रस्टीज के मेंबर्स को या उनके रिलेटिव्स को कोई रेमुनरेशन पे पेरोल पे रखा और आपने उनको एडिक्वेट रेमुनरेशन से ज़्यादा उनको दिया, तो अगेन दैट विल बी द इनकम ऑफ द ट्रस्ट। सिमिलरली आपने वो शेयर सिक्योरिटीज परचेज कर लिए, इफ एनी शेयर सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टीज परचेज बाय द ट्रस्ट फ्रॉम एनी पर्सन रेफर्ड टू इन दिस सबसेक्शन 3 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंसिडरेशन व्हिच इज मोर देन द एडुकेट, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट
और उसके लिए आपने ज़रूरत से ज़्यादा कंसिडरेशन पे कर दिया। वो प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू 1 CR है, लेकिन आपने 1.5 CR पे करा दिया, तो इसका मतलब आपने कोई बेनिफिट लिया उससे। इफ एनी शेयर, सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टी इज सोल्ड, आप कोई प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी, उसकी कंसिडरेशन इज लेस देन व्हाट इज एडुकेट, तो दैट विल आल्सो नॉट बी दी, दैट विल बी द इनकम ऑफ द ट्रस्ट। सिमिलरली आपने कोई फंड्स को डाइवर्ट कर दिया, मतलब आपने किसी भी तरह से, नट शेल में वो 13 सबसेक्शन 2 ये बोलना चाहता है कि आपने रेंट, लेट आउट, sale of property, purchase of property, remuneration, any benefit you have taken which is unreasonable, that will be the, that is a violation of section 11, आपको उसका benefit नहीं मिलेगा to the extent the amount is unreasonable। तो अब क्या होगा, अगर कोई ऐसा withdraw कर लेता है more than what is reasonable, then what will happen, we will see in the next few slides। section 13(3), section 13(3) define करता है who are the specified persons, जिनको बेनिफिट दिया जा रहा है ट्रस्ट से, ये देखा जाएगा। द ऑथर और द फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट, जिन्होंने ट्रस्ट बनाई, जो ऑथर है या फाउंडर है। एनी पर्सन हु हैड मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट, दैट इज टू से एनी पर्सन हुज टोटल कंट्रीब्यूशन अप टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड 50,000। कोई भी ऐसा इंसान, चाहे वो ट्रस्ट का ट्रस्टी है, ट्रस्ट का मेंबर है, गवर्निंग बॉडी में है या नहीं है, but he has made a contribution of 50,000 to the trust, he will also be considered as a specified person, where such author, founder is a HUF or a member of the family। अगर वो author, founder आपके पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली है, any relative of the author, founder or a person, member or trustee or manager as aforesaid, any concern in which any of the person referred to in A, B, C and D has a substantial interest। substantial interest means A, किसी ने, जो नॉन ट्रस्टी है उन्होंने 20%, जो ट्रस्टी है उन्होंने 20% उनका स्टेक है ट्रस्ट के अंदर, तो वो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, इंटरेस्ट माना जाएगा। और कोई नॉन ट्रस्टी है लेकिन उसके पास 50,000 उसने ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, कंट्रीब्यूशन दे दिया, देन ही विल आल्सो बी स्पेसिफाइड पर्सन। बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट, अगर किसी ट्रस्ट का किसी कंसर्न में स्टेक इन्वॉल्व है विच इज less than 5%, then he will not be considered as a specified person। 13(4) वो हमने स्किप कर दिया बिकॉज उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 5% अगर आपका स्टेक इन्वॉल्व है, लेस देन 5%, then you will not be considered as a specified person। 13(5) which is in relation to the business, जो बहुत सारी एंटिटीज पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो दिस फॉर द सेक ऑफ फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेम वी आर स्किपिंग दैट पार्ट। What is 13(6)? 13(6) states, notwithstanding anything contained in section 11, subsection 1 and subsection 2, but without prejudice to the provisions of contained in subsection 2 of the 12, in case charitable or religious trust running an educational institution or a medical institution or a hospital, the exemption under section 11 or 12 shall not be denied in relation to the income other than the income referred to in 12 subsection 2, by reason only that such trust has provided the educational or medical facilities to the person। What does it mean? It's a very complicated section. Wordings are very complicated, but let us frame it in a very simpler way। अगर आपके किसी ट्रस्टीज ने या मेंबर्स ने या जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है वो 50,000, या उनकी कंसर्न ने या उनकी HUF ने कोई अनरीजनेबल बेनिफिट लिया है ट्रस्ट से, जो कि कंसिडरेशन ज़्यादा ले लिया, रेमुनरेशन ज़्यादा ले लिया, या कोई प्रॉपर्टी सेल करी तो कंसिडरेशन कम ले लिया, तो उससे आपकी एग्जेम्पशन डिनाई नहीं होगी, ट्रस्ट की एग्जेम्पशन डिनाई नहीं होगी। जो अनरीजनेबल अमाउंट है उस पर सिर्फ इनकम टैक्स आपको लगेगा। 13(6) का ये मोटिव है। 13(7), notwithstanding anything contained in section 11 or section 12 shall operate so as to exclude from the total income of the previous year of the person in receipt thereof any anonymous donation referred to in section 115 BBC on which tax is payable in accordance with the provisions of that section। What does it mean? Again, in a simpler way, anonymous donation क्या होता है? Anonymous donation होता है कि किसी डोनेशन मिली
जिसमें आप डोनर की आइडेंटिटी को नहीं बता सकते या बताना नहीं चाहते हैं। तो प्रोविजंस ये बोलना चाहते हैं आपको, अगर आपकी कोई ट्रस्ट को डोनेशन मिली है और वो एनोनिमस डोनेशन है, मतलब बेनामी डोनेशन है, आपको लीगल आइडेंटिटी ऑफ द डोनर इज नॉट अवेलेबल टू यू, तो आपको सेक्शन 11 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इट मीन्स 85% वाला क्लॉज या आपको ट्रस्ट के जो सेक्शंस हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट कि अगर आपकी टोटल डोनेशन का सिर्फ 5% ही एनोनिमस डोनेशन है, तब आपको उस बेनिफिट को अवेल करने के लिए 11 और 12 के बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आप एप्लीकेबल हैं। इसमें एक और एक्सेप्शन है कि मंदिर, टेम्पल्स, गुरुद्वारेस, मॉस्क, चर्चेस, इन सब के लिए एनोनिमस डोनेशन अलाउड है। आपने सबने देखा होगा मंदिर में बॉक्स होता है, उसमें हम डोनेट कर देते हैं 100, 200, 1000 ज्वेलरी अपने बेनिफिट के हिसाब से। वो सब एनोनिमस डोनेशन, वो अपना नाम तो कहीं डिक्लेयर करते नहीं है। दैट डोनेशन इज अलाउड टू टेम्पल्स, मॉस्क, बट नॉट अलाउड टू द नॉर्मल एजुकेशनल ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस, इनको अलाउड नहीं है। अगर इनको बाई चांस इन एनी केस डोनेशन आती है एनोनिमस, बट दैट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल डोनेशन। अगर एक्सीड कर रही है देन यू विल बी टैक्सेबल at the maximum marginal rate on the amount which is above 5%. Section 13(8). Nothing contained in section 11 or 12 shall operate so as to exclude any income from the total income of the previous year of the person in receipt thereof if the provisions of the first proviso of 215 becomes applicable in the case of such person in the said previous year. Meaning thereby section 215 चैरिटेबल एक्टिविटी को डिफाइन करता है, जो हमने प्रीवियस अपने वीडियोस में आपको बताया। चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होती हैं? एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, रिलीफ टू पुअर, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर आपकी कोई एक्टिविटी एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, या आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं ट्रस्ट के अंदर, एक स्कूल है वो प्रोस्पेक्टस सेल कर रहा है, बुक सेल कर रहा है, यूनिफॉर्म सेल कर रहा है, बट उसकी मेन एक्टिविटी क्या है? एजुकेशन इम्पार्ट करना। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो दैट बिजनेस की इनकम will not be considered for section 11 और section 12। उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे एंड सेपरेट प्रोविजंस चलेंगे। बट वेयर इन एनी केस business receipts of the trust does not exceed 20% of the total receipts of the trust, in that case आपके provisions section 11 and 12 के आपके benefits आपको मिलेंगे, otherwise the benefits आपको नहीं मिलेंगे। section 39, Section 39. Nothing contained in this subsection 2 of section 11 shall operate so as to exclude any income from the total income of the previous year of a person in receipt thereof, if the statement referred to in clause A of the said subsection in respect to the income is not furnished on or before the due date of section 139(1), or for furnishing the return of income of the previous year, or the return of income of the previous year is not furnished. What does it mean? Section 39 हमें ये बोलना चाहता है, सेक्शन 11 और 12 के बेनिफिट के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 139(1). ड्यू डेट क्या होती है? अगर आप ऑडिटेबल केस हैं देन सितंबर ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और अगर आप नॉन ऑडिटेबल हैं देन जुलाई फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपकी रिटर्न इट डिलेड इवन बाय अ सिंगल डे, you will be denied exemption under section 11 and section 12. So friends, we have discussed section 12 and 13 in this slide. We hope we have made our contribution to make you understand the provisions of charitable trust. Section 11 has already been discussed in previous video. We will wait for your response and feedback, and we seek your blessings and support. Thanks.